गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है हिंदी शिक्षण द्वितीय वर्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में मूल्यांकन जो आपका प्रकरण है, टॉपिक है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने मूल्यांकन से संबंधित सामान्य जानकारी आपको दी थी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज के गुण दोष का पता लगाया जाता है। शिक्षण में भी मूल्यांकन का विशेष महत्व है। शिक्षण में शिक्षक द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उस उद्देश्यों की सफलता और असफलता की जांच के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाता है और मूल्यांकन के माध्यम से ये ज्ञात किया जाता है कि छात्र ने कितना ग्रहण किया है, कैसा ग्रहण किया है और क्या सुधार की आवश्यकता है। उसी क्रम को हम करते हुए आज जो है हम इस मूल्यांकन के बारे में करेंगे कि मूल्यांकन जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, छात्रों की प्रगति और उन्नति इसकी जांच के लिए जो है मूल्यांकन को प्रक्रिया को अपनाया जाता है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों, मूल्यों, की और उन्मुख तथा छात्रों की प्रगति और अभिवृद्धि की जांच करने का माध्यम है। ठीक है, मूल्यांकन जो है पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्य, जो पाठ्यक्रम सिलेबस जो आपके शिक्षण विषय का निर्धारित किया गया है, उसमें निहित उद्देश्यों, मूल्यों की और उन्मुख तथा छात्रों की प्रगति और अभिवृद्धि कि उन्होंने कितनी जो है विकास किया है शैक्षणिक गुणवत्ता में, उसकी जांच करने का एक सशक्त माध्यम है। अब है मूल्यांकन में जो है ये हमने उस दिन पूर्व की कक्षा में कर लिया था। आज हम करेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। आज परिभाषा इत्यादि हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे मूल्यांकन के
व्यवहार के में क्या परिवर्तन आया है विषय से संबंधित। जब हमने विषय का बालक ने विषय का ज्ञान ग्रहण कर लिया है, शिक्षक द्वारा पढ़ाने के बाद में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, जो पूर्व में निर्धारित हो जाता है जब शिक्षण कार्य करते हैं, तो उसके व्यवहार में वह परिवर्तन आया है या नहीं आया, इसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और मूल्यांकन की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दो माध्यम से की जाती है, जिसके द्वारा शिक्षक अपने पढ़ाए गए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करता है और छात्र के व्यवहार का मूल्यांकन करता है और आगामी सुधार के लिए प्रयास करता है। दूसरा है छात्रों की आवश्यकताओं, छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं का ज्ञान। मूल्यांकन के माध्यम से किस छात्र की कितनी आवश्यकता है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो ग्रेड देते हैं ABCD, वो ग्रेडिंग किसके आधार पर किया जाता है, उसकी जांच के आधार पर जो अंक प्रदान किए जाते हैं उन अंकों के आधार पर ग्रेडिंग जो दी जाती है। तो उनको और कितनी मेहनत की आवश्यकता है, उनको और किस विधि से कैसे जो है पढ़ाया जाए जिससे वह और अधिक अधिगम कर सकें, और उस बालक की क्षमता के अनुसार, यदि बालक की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि उससे ज़्यादा वो ग्रहण नहीं कर सकता, तो बालक की उसके अनुसार शिक्षण कार्य कराने पर बल दिया जाता है। तो इसमें जो है आवश्यकताओं और क्षमताओं जो दो मेन है कि बालक को कितनी मेहनत की और आवश्यकता है और उसकी क्षमता उसके लायक है या नहीं। इन दो चीज को जब शिक्षक ज्ञात कर लेता है तो वह उसके आधार पर उसी के अनुसार शिक्षण करने पर बल देता है और धीरे धीरे बालक को अधिगम कराने की ओर प्रेरित करता चला जाता है। तीसरा है अध्यापकों को योजना बनाने में सहायता करें। मूल्यांकन छात्रों और अध्यापकों को भावी योजना बनाने में सहायक है। जब हमको अपनी कमियों के बारे में या कितना सुधार करने की आवश्यकता है इस चीज का ज्ञान हो जाता है और बालक की क्षमता का ज्ञान हो जाता है, तो बालक और छात्र इन फ्यूचर में अपनी योजना में परिवर्तन करते हुए भावी योजना बनाता है, ताकि जो जिस पद्धति से जिससे हम कार्य कर रहे हैं, जिससे हम शिक्षण करा रहे हैं, यदि बालक को वो समझ नहीं आ रहा है तो हम उस शिक्षण पद्धति में सुधार करेंगे या दूसरी शिक्षण पद्धति से शिक्षण कराने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारी भावी योजनाएं हैं कि आगे हम क्या करेंगे उसको बनाने में भी जो है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब हम अपनी कमियों को
जान लेते हैं और उन कमियों में सुधार करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उस सुधार को मद्देनजर रखकर ही हम कार्य को संपादित करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमको उस कमी को हम दूर कर सकते हैं और अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और आगे हमारे शिक्षण कार्य में या अधिगम में अधिक से अधिक सुधार होने की संभावना मिलती है। चौथा है चौथा उद्देश्य है मूल्यांकन उन उद्देश्यों की जानकारी कराता है जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। मूल्यांकन उन उद्देश्यों की जानकारी कराता है जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। कि मूल्यांकन के माध्यम से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं जो सामान्यतः सरलता से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, जिस तब वह जो है हमको प्राप्त होते हैं। तो मूल्यांकन के माध्यम से यदि हमारे को बालक को समझ नहीं आ रहा है और इसकी जांच कब होती है, जब हम जांचते हैं कि इस बालक को ये बात समझ नहीं आ रही, कम क्यों ला रहा है, तो उसके लिए उसको अधिक से अधिक मेहनत कराने पर बल देते हैं। तो जो है हमारे मूल्यांकन उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए हम प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि निर्दिष्ट उद्देश्य मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि निर्दिष्ट उद्देश्य कहां तक प्राप्त करने में सफलता मिली। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, जो कि ये हमारे शिक्षण के बाद में परिवर्तन आएगा छात्र के व्यवहार में, क्या वो परिवर्तन प्राप्त हुए तो कहाँ तक, किस सीमा तक हुए हैं, इसकी जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से ही होती है। बिना मूल्यांकन के शिक्षक इनकी जांच नहीं कर सकता। अब है मूल्यांकन की विशेषताएं, कि जो भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं मानी गई हैं, जो जिसके आधार पर हम उसकी जांच कर सकते हैं। पहला है मूल्यांकन की विशेषताओं में पहली विशेषता है व्यक्ति निरपेक्षता। कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की को हम इसमें
ध्यान नहीं देते हैं। कक्षा में सभी स्तर के सभी बालकों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। फिर पेपर जो होता है वो सब एक कक्षा के लिए एक ही बनाया जाता है और उसमें पर बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि बालक जो सभी कैटेगरी के सभी स्तर के बालक कक्षा के अंदर हैं उन स्तर को ध्यान में रखकर कठिन, सरल और मध्यम प्रश्न दिए जाते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली है वो तो कठिन को भी अटेंड कर लेगा, उसके लिए सरल जो है होगा तो वो बहुत महत्व नहीं रखेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसको आता है। तो और जो सरल होता है वो मध्यम बुद्धि वाले, निम्न बुद्धि वाले उसको अटेंड कर लेते। तो बालक के मेंटल लेवल का ज्ञान क्यों होता है? जो पेपर बनाया जाता है किसी एक बालक को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, वो कक्षा के सभी बालकों के स्तर को ध्यान में मद्देनजर रखकर बनाया जाता है और उसी के आधार पर उसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो जो है पेपर जो है उसकी पहली विशेषता मूल्यांकन की यह है कि वो व्यक्ति निरपेक्ष होना चाहिए, किसी व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होकर सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बना, छात्रों को ध्यान में रखकर बना होना चाहिए। दूसरा है शुद्धता। जो प्रश्न पत्र है उसमें पूर्णतः शुद्धता होनी चाहिए, वो बालक के विषय से संबंधित होना चाहिए, बालक के स्तर के अनुसार होना चाहिए। जो प्रश्न पत्र निर्माण के नियम हैं उन नियमों को पूर्णतः फॉलो करते हुए बनाया हुआ होना चाहिए, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न नहीं हो जाए। आप देखते हैं कई बार जो है प्रश्न पत्र जब आता है तो छात्र कहते हैं कि ये प्रश्न आउट ऑफ कोर्स है या ये प्रश्न हमारे दोबारा आ गया है, ये प्रश्न गलत है, ये टॉपिक के अनुसार नहीं है। ऐसे बहुत से विवाद हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि उसमें शुद्धता की कमी है, उसमें प्रश्न पत्र निर्माण के नियमों का पालन जो है वो थोड़ा ध्यान में नहीं रखते हुए बनाया गया है, इससे उसमें वो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि जब प्रश्न पत्र की जांच की जाती है या मूल्यांकन किया जाता है तो उसको कोई भी करे, कोई भी चेक करे, अंकों के अंदर परिवर्तन या हेरफेर नजर नहीं आनी चाहिए। उसमें विश्वसनीयता तब होगी जब उसमें वस्तुनिष्ठता का अधिक होगा। प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आधारित होते हैं उनके अंदर अधिक विश्वसनीयता मानी जाती है। उसको चाहे कोई भी जांच करेगा, कोई भी देखेगा तो उसका मूल्यांकन का अंकन जो है समान आएगा। लिखित परीक्षा में विश्वसनीयता का अभाव होता है। इसका कारण यह है कि उसमें जो चेक करता है वो उसमें क्या चीज पे वेटेज दे रहा है, किस चीज को ध्यान में, कि भाषा को ध्यान में दे रहा है, अभिव्यक्ति को ध्यान में दे रहा है, कंटेंट को ध्यान में दे रहा है या उसके प्रेजेंटेशन को ध्यान में दे रहा है, किसके आधार पर वो मूल्यांकन कर रहा है। उसका मूल्यांकन जब 10 व्यक्ति करेंगे तो 10 के ही अंकन में अंतर नजर आएगा। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। परंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव आधारित प्रश्न होते हैं, यस नो वाले होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, वन वर्ड वाले होते हैं, उनके मूल्यांकन में पूर्णतः विश्वसनीयता होती है। तो मूल्यांकन के अंदर जो है पूर्णतः विश्वसनीयता होनी अनिवार्य है, अन्यथा सही मूल्यांकन नहीं होगा। किसी व्यक्ति विशेष, किसी छात्र विशेष को व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखकर मूल्यांकन होना चाहिए, वही मूल्यांकन सही मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद है विभेदकारी। विभेदकारिता से मतलब है अलग अलग सभी उद्देश्यों को लेकर प्रश्न पत्रों का निर्माण करना। ठीक है, किसी एक उद्देश्य को लेकर प्रश्न पत्र का
नहीं किया जाता। इसमें सभी उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे जो है विवेककारी विभिन्नता कहते हैं, जो सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करता है। अब है व्यापकता। मूल्यांकन का दृष्टिकोण जो है व्यापक होना चाहिए। व्यापक एक संकुचित दृष्टिकोण से मूल्यांकन जो किया जाता है वो अपनी मानसिक सोच को प्रदर्शित करता है, व्यक्ति की मानसिक सोच को प्रदर्शित करता है। छात्र के प्रति हर विद्यार्थी के प्रति एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। व्यक्तिगत सोच के आधार पर मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। व्यापकता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक है। व्यापक कब होगी? सतत और धीरे धीरे लगातार हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। एक परीक्षा के आधार पर हम किसी के बारे में कोई निष्कर्ष या राय नहीं दे सकते। तो उसके लिए ये जरूरी है कि बालक का लगातार कक्षा के अंदर निरीक्षण करके मूल्यांकन किया जाए। कक्षागत अध्ययन के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आधार माना जाए। हो सकता है परीक्षा के समय बालक की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सही नहीं है, या उस समय वो पढ़ाई नहीं कर सका, ब्रिलियंट बालक है और उस समय एग्जाम उसने दिया है तो उसका एग्जाम का रिजल्ट जो है डाउन जाएगा। तो हमको उसमें व्यापकता का दृष्टिकोण अपनाते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। और व्यापकता जब भी आती है जब हम सतत और लगातार मूल्यांकन करते हुए किसी का निष्कर्ष निकालते हैं। अगला है व्यवहार गम्यता या व्यवहारिकता। जो प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है वो जो है व्यवहारिक होना चाहिए। हमारे डेली जीवन से संबंधित कुछ बातों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। पूर्णतः प्रैक्टिकल होकर कार्य करना, नियम बनाना और उस नियमों को फॉलो करना। फॉलो करते हुए उनको बहुत सी बात जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। वो परिवर्तन हमें क्यों करना पड़ता है कि उसकी मांग है। यदि हम हूबहू उसी नियम को अपनाते हुए कार्य करते हैं तो हमको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए हम उसमें व्यवहारिकता लाते हैं। अधिकारी भी होता है तो वो अधिकार क्षेत्र में अपने जो कार्य करता है तो उसमें उस नियमों को लेते हुए व्यवहारिकता को भी सम्मिलित करता है, जिससे करने वाले को वो काम बोझ नहीं लगता। तो जो प्रश्न पत्र है या जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो व्यवहारिकता को लिए हुए होना चाहिए। व्यवहारिकता होने पर जो है बालक के लिए वो उपयोगी होगा या मूल्यांकनकर्ता के लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार से जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया की जो विशेषताएं हैं, व्यक्ति निरपेक्षता, शुद्धता, विश्वसनीयता, व्यापकता, विवेककारिता और व्यवहारिकता, ये जो है इसकी विशेषताएं मानी गई है। अब है मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं, इसमें से आज हम जो है करेंगे निबंधात्मक प्रणाली। देखिए प्रश्न पत्र जब निर्माण किया जाता है तो उसमें सभी तरीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। निबंधात्मक जो प्रणाली है उसमें जो है आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता की
की जाती है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन को जो है निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, जिसमें 300 शब्द या 350 या 250 शब्दों में जवाब देना पड़ता है। उसमें जो है बालक जो है उसमें अपनी आत्मा अभिव्यक्ति को सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है, क्योंकि जितनी भी हमारी विषय से संबंधित जानकारी है उस जानकारी का प्रस्तुतिकरण जो है, विस्तृत ज्ञान जो है निबंधात्मक परीक्षाओं के या निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत ही दिया जाता है, जिससे वो अपनी अभिव्यक्ति को सुंदर और रोचक रूप से प्रस्तुत करता है। उसके बारे में जानकारी क्या होती है उसके बारे में जानता है। ये हम कल पढ़ेंगे अगली कक्षा में कि निबंधात्मक प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं और इसको क्या कहते हैं। आज का आपका गृह कार्य है मूल्यांकन का अर्थ व परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के ही बाहर निकले। हाथों को बार बार में धोते रहिए ताकि आप कोरोना से बच सकें।